हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 है ये। एंड आपने यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ चेकआउट करिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो आप वो लिंक पे जाके क्लिक करोगे तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, पार्ट 1 वाला वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे फुल पीडीएफ नोट्स जो है आपको इस पूरे चैप्टर का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पार्ट 2 में और विथ क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पर आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरा टारगेट है कि 95 प्लस तो आ ही जाए आपके इस वॉरियर सीरीज से। वॉरियर सीरीज मैंने इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि ये योद्धा सीरीज है और जो 10th वाले बच्चे पहली बार बोर्ड दे रहे हैं बच्चों, तो आप किसी वॉरियर से कम नहीं हो, इसीलिए मैंने इसका नाम जो है वॉरियर सीरीज रखा है। क्लास 10th साइंस वाले स्टूडेंट, तो क्लास 10th है और ये साइंस सब्जेक्ट है आपका, और आपको पूरे नोट्स के साथ यहाँ पे पूरे नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, जो आपको मुझे नहीं लगता किसी भी यूट्यूब पे कोई भी टीचर ऐसा दे रहे होंगे। सो चलिए चलते हैं। अब आता है हमारा सबसे यहाँ पे एक टॉपिक है जो कि है पीएच से रिलेटेड। तो पीएच जो है कंसेप्ट हमें जानना है, आज कंसेप्ट जानना है हमें पीएच स्केल का। तो यहाँ पर भैया जो एसिड और बेस का जो मतलब स्ट्रेंथ है, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये जो एसिड और बेस है इसका इतना स्ट्रेंथ है, ये इतना पावर का है, ठीक है। तो वो हमें चलता है एक पीएच स्केल से पता चलता है, जो कि मतलब ठीक है। और ये जो है हमें एसिड और बेस का स्ट्रेंथ बताता है, कौन? पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल का यदि बोल दे कि यूजेस क्या है, तो ये डिटरमाइन करता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। तो पीएच स्केल इज जनरली यूज्ड फॉर टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, ठीक है। तो ये है एक पीएच स्केल का यूज हो गया, समझ लो, या फिर काम समझ लो, ठीक है। अब ये देखो, एक ऐसा स्केल है जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कितना है वो भी आपको बता देता है, कौन? आपका ये पीएच स्केल, ठीक है। जो पी यहाँ पर है, पीएच में जो पी है वो स्टेंस होता है, मतलब उसका मतलब है पोटेंज। पोटेंज का मतलब क्या होता है जर्मन लैंग्वेज में? इट इज़ अ जर्मन लैंग्वेज, इट इज़ अ जर्मन वर्ड कह सकते हो, जिसका मतलब होता है पावर। ये पावर से रिलेटेड है कि पावर ऑफ H+ आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंज इज जनरली अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा जो है सब्सटेंस आपका एसिड है, कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है, कौन सा सब्सटेंस आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स कि ना कि एसिड है ना ही बेस है, ठीक है, ना ही एसिड है ना ही बेस है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अब हमें देखो, यदि वाटर के लिए बोले, वाटर भी एक क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कह सकते हो वाटर को। तो वाटर की बात करें या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, तो इसका जो पीएच होता है वो 7 के बराबर होता है, अप्रॉक्स 7 के बराबर होता है। एंड यदि हम एसिड की बात करें, कि एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, तो उसका जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है बच्चों। इसका मतलब होता है, इस वाले सिंबल का मतलब होता है, इस वाले सिंबल का मतलब होता है लेस देन। ये देखो, ये आएगा ना, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं हम पीएच, तो यहाँ पर यदि ये वाला कोना आ जाए इस तरीके से, तो बोलते हैं पीएच इज लेस देन 7, जिसका पीएच होगा 7 से कम होगा, यानी कि 6, 5, 4 इस तरीके से कम होते जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन होता है 7 से, वो ग्रेटर देन होता है 7 से, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12। और यदि 7 ही हो जाए तो वो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन या फिर वाटर वाला सॉल्यूशन होगा, या फिर वाटर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीएच के कुछ फंडा रिलेटेड फंडा, ठीक है। अब हमें आगे जो है इसी कंसेप्ट से हमें आगे का जो टॉपिक है उससे हमें डील करना है, ठीक है। तो ये जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसको इंपॉर्टेंट करके रख लो कि कोई सा भी एक टॉपिक इसमें से दे दिया जाएगा कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो हमारा देखो, अब यहाँ पे जो होता है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज। हमारा जो बॉडी होता है वो 7 से लेके 7.8 तक ये आपका पीएच है आपके बॉडी में। तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटेनेंस होगा आपका बॉडी का, नहीं तो फिर आपका दिक्कत होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपकी जो मतलब कभी कभी आता है कि आवर बॉडी या फिर बॉडी जो है हमारा वर्क्स करता है कितने पीएच रेंज में, तो ऑप्शन आ जाएगा 7 से 7.8 के बीच में। तो ये ऑप्शन यदि आए तो आप इस पर ही करेक्ट आंसर करोगे मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल दूं कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अब कभी कभी आता है कि व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट इज एसिड रेन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज एसिड रेन। तो आप लिखोगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि जब आपका पीएच जो है, जब रेन वाटर का पीएच जब 5.6 से
5.6 से कम हो जाए, यानी 5.6 से कम हो जाए, तो इट मीन्स वो रेन और एसिड रेन होगा। वहाँ पर क्या होगा, रेन तो होगा लेकिन एसिड वाला रेन होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ये जो मैं बता रहा हूँ नंबर, ये आपको याद रखने हैं। 7.78 से आपका बॉडी वर्क करता है पीएच रेंज में, 5.6 से यदि कम होगा तो एसिड रेन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आप 95 प्लस टारगेट कर सकते हो। अब जो होता है पीएच, हम सॉइल का देखते हैं यानी मिट्टी का। जो पीएच प्लांट से होते हैं रिक्वायर करते हैं स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। यदि प्लांट को भी एक हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होता है उनके ग्रोथ के लिए। यदि उनका पीएच रेंज अच्छा नहीं होगा तो उनका मतलब अच्छा तरीके से ग्रोथ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये इतना चीज़ याद रखना है पीएच के लिए। यहाँ पर प्लांट के लिए पीएच का रेंज नहीं बताया गया है। ठीक है, अब पीएच जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना होना चाहिए, तो हमारा आप जानते हो ये चीज़, देखो आप बायोलॉजी में पढ़ोगे कि आवर स्टमक प्रोड्यूसेज HCl। हमारे जो स्टमक होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें डाइजेशन में मदद करता है। तभी तो आपका खाना क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है वहाँ पर पेट में, और तभी आपका खाना क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होता है। और अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब लोग खाली पेट रहते हैं तो उनको क्या होता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम क्यों होता है उनको? गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि HCl जो होता है वो रिलीज होता रहता है किसमें, पेट में। और HCl क्या है, एक एसिड है, तो इसलिए वो क्या कहता है, आपके जो पेट का एसिड बढ़ा, मतलब एसिडिफाई जो उसका होता है ना, बढ़ा देता है। तो वहाँ से क्या होता है, आपका गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो कुछ नहीं होता, एसिड का मात्रा बढ़ जाता है पेट में, तभी क्या होता है, आपका गैस बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन मतलब जब आपका खाना नहीं पचता तो स्टमक प्रोड्यूस करता है मोर एसिड। तो स्टमक तब क्या करता है, मतलब स्टमक तो एसिड तो प्रोड्यूस करता ही रहेगा, तो वो क्या होता है, तभी आपका पेन होता है, इरिटेशन होने लगता है आपको। ठीक है, तो ये होता है आपका इंडाइजेशन के वक्त। ठीक है, जब आपका खाना पचता नहीं है तो टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, यानी कि आपको इस पेन से, रिड मतलब क्या होता है, छुटकारा। रिड मतलब छुटकारा पाना। तो यदि आपको इस पेन से छुटकारा पाना है तो पीपल को यूज करना चाहिए, लोगों को यूज क्या करना चाहिए, एंटासिड। एंटासिड क्या नहीं कि माइल्ड बेस, जो मतलब स्ट्रॉन्ग ना हो, जो स्ट्रॉन्ग बेस ना हो, माइल्ड हो। ठीक है, हल्का। ठीक है, तो लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला आ सकता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आप क्या लिखोगे, MgOH ट्वाइस। ठीक है, जो कि आपको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड जो आपके पेट में होते हैं उसको। तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं कि आपके एसिड HCl प्रोड्यूस करता है यदि इनडाइजेशन के वक्त, जो आपको डाइजेशन के वक्त में मदद करता है। और जब इनडाइजेशन के वक्त क्या करता है, आपका स्टोमक जो होता है और रेगुलर बेसिस पे क्या करता है, एसिड तो मतलब प्रोड्यूस करता ही रहता है, जो कि ये पेन और इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। हमें इसी पेन से छुटकारा पाने के लिए हमें एक माइल्ड बेस यानी कि एंटासिड यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं MgOH ट्वाइस। अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं पीएच जो है हमारा, पीएच चेंज एज कॉजेज ऑफ टूथ डिके। हाँ, जब आपका पीएच यदि चेंज होगा ना तो आपको टूथ डिके भी हो सकता है, आपके दांतों में दर्द हो सकता है, आपके दांतों में आपको दांतों में सेंसेशन होने लगता है। ठीक है, तो अब मैं जैसे बोलूँ यहाँ पर जो टूथ डिके है, जब आपका pH 5.5 से कम होने लगेगा, यदि आपका माउथ का pH जो है यानी मुंह का pH यदि आपका 5.5 से कम होने लगेगा, इफ द टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर, जब कब लोअर देन 5.5, तो जब कम होने लगता है तब आपका क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट होने लगता है, यानी कि आपका दांत का दांत वाला प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। तो टूथ इनेमल, यहाँ पर आपको याद रखना है, टूथ इनेमल जो है वो मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द बॉडी इज द क्या, फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो जो कि आपका टूथ इनेमल जो होता है बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, जो कि डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट कोरोड्स व्हेन pH इज लोअर देन 5.5 ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ पर यदि आपका टूथ इनेमल यदि क्या होता है, यदि हार्डेस्ट सब्सटेंस से नहीं बना होता तो आपका आप मुंह में पानी लेते हैं आपका दांत गल जाता। ठीक है, तो इसीलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना हुआ है, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, जो कि डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन इसमें क्या करते हैं, लेकिन इसमें भी तो जंग लग सकता है, इसमें भी तो मतलब दर्द हो सकता है, इसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। कब होगा, जब आपका pH क्या होगा, 5.5 से कम होगा, किसमें, माउथ में। ठीक है, ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय, अब ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें एसिड प्रोड्यूस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया भी होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं वो डिग्रेडेशन ऑफ
फूड पार्टिकल्स के लिए, यानी कि आपको फूड पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए, जो कि बैक्टीरिया मतलब बाय बैक्टीरिया से भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 5.5 से जब भी आपका मतलब पीएच रेंज कम होगा आपके माउथ का, तब आपका टूथ डिके होना स्टार्ट होने लगेगा। एंड यूजिंग टूथपेस्ट, हम टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा टूथ डिके जो है कम हो जाए, ठीक है। जनरली बेसिक हम जो रोज टूथपेस्ट हम क्यों करते हैं, हम ब्रश क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो टूथ डिके हम अफेक्ट ना, मतलब टूथ में प्रॉब्लम ना हो, यानी कि हमारे दांतों में प्रॉब्लम ना हो। अब सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेल्फ डिफेंस यानी कि अपना आत्मरक्षा, बाय एनिमल्स यानी कि जानवरों द्वारा, एंड प्लांट्स द्वारा किया जाता है कुछ केमिकल वेलफेयर के लिए। अब देखो यहाँ पर जो बी स्टिंग लीव्स होता है एंड एसिड, एक एसिड होता है जो कि कॉज पेन करता है और इरिटेशन करता है, मतलब इरिटेशन और पेन होता है, ठीक है, एसिड में। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक, यदि आपको बी स्टिंग लीव्स आपके हाथों में चुभ जाए तो उसमें एक एसिड होता है जो कि आपको पेन और इरिटेशन होने लगता है। अब आप इससे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हो, आप माइल्ड बेस यूज करो, लाइक बेकिंग सोडा यूज करो, आप स्ट्रॉन्ग यूरिया यूज करके, स्टंग यूरिया यूज करके आप क्या कर सकते हो, इससे रिलीफ पा सकते हो, आप इससे थोड़ा सा राहत पा सकते हो। स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मिथोनिक एसिड कॉजेज बर्निंग सेंसेशन और पेन। अब जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स का जो स्टिंगिंग हेयर, मतलब निटल लीव्स होता है ना, निटल लीव्स उसमें क्या होता है, मतलब हेयर टाइप का रहता है, ठीक है, मतलब उसमें हेयर टाइप का रहता है, मतलब कांटे टाइप के रहते हैं। यदि आपको इंजेक्ट हो जाए तो वो मिथोनिक एसिड, वो उसमें क्या होता है, मिथोनिक एसिड होता है, इंजेक्ट करता है मिथोनिक एसिड, और जो तो उसमें क्या होता है, आपका सेंसेशन होने लगता है, आपको पेन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। रबिंग विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट। अब एक डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट यदि आप रबिंग करोगे, आपको ये सभी चीज़ का मतलब जो डॉग प्लांट कैसा दिखता है आपको नहीं पता होगा तो आप नेट पे सर्च कर लो, गूगल पे डॉग प्लांट, तो आपको पता चल जाएगा, आपके आस पड़ोस में भी होते होंगे, ठीक है। तो रबिंग यदि उसको क्या करोगे, डॉग प्लांट से आप रब करोगे तो क्या मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा, यानी कि आपको राहत मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ये बी स्टिंग का लीव्स भी है, देखो इसमें भी एक एसिड है, और स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स में भी क्या करता है, वो मेथोनिक एसिड रखता है, तो भैया ये तो वो है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा ये तो ख़त्म हो गया कि हमारा जो इम्पोर्टेंस है पीएच का हमारी डेली लाइफ में। अब आता है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके यूजेस देखते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले आता है कास्टिक सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, यानी NaOH किस तरीके से बनता है, इसका क्या क्या यूज होता है ये देखेंगे, ओके। तो इसका हम प्रिपरेशन करते हैं किस तरीके से, जब NaCl ले लो और H2O ले लो, ठीक है, यानी कि आप क्या करो, एक सॉल्ट ले लो, H2O ले लो, तो वो बना देगा NaOH, क्लोरीन और H2 और क्लोरीन इसमें बाय प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपको NaOH मिल गया, ठीक है। इसका बैलेंसिंग कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ अ ब्राइन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे NaCl H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे तो NaOH Cl2 और H2 मिल जाएगा। इन दिस प्रोसेस इसमें क्या होता है, क्लोरीन जो होता है ऑब्टेन होता है एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसमें क्या होता है, आपको एक परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब कि जिसमें क्या करें हम, इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या कर सकते हैं, सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब NaCl और H2O लेते हो, यहाँ पर आपको एक बीकर लेना पड़ेगा, उसमें दो इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे, एक होगा एनोड एक होगा कैथोड। तो इसमें जो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है आपको मिलता है एनोड की तरफ, क्योंकि क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड में पॉजिटिव होता है, तो ये जाएगा आपके एनोड की तरफ, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस जो होगा आप वो जाएगा कैथोड की तरफ, हाइड्रोजन गैस में होगा क्या, आपका पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्या कैथोड की तरफ, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स, एज अ बाय प्रोडक्ट जाएगा। मैंने जैसे बोला बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखो जो आपको बाय प्रोडक्ट मैं समझा देता हूँ, जो मेन चीज़ आपको मिलना होता है वो तो मिल गया आपको सोडियम, और जो बाकी जो बचा खुचा होता है ना, वेस्ट कह सकते हो, दैट इज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस कह सकते हैं। ये कभी कभी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज क्लोरो एल्कली प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा, ठीक है। यूजेस क्या क्या होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं डिक्रीजिंग ऑफ मेटल में,
हाइड्रोक्साइड हम पेपर मैन्युफैक्चर में, सोप मैन्युफैक्चर में, डिटर्जेंट में बनाने में और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2। CaOCl2 इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है किस तरीके से मिलता है, जब आप क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको मिल जाता है CaOCl2 जो कि है आपका ब्लीचिंग पाउडर, और ये H2O एज अ बाय प्रोडक्ट देता है। ओके, सो यहाँ पे COH2S क्या है, आपका स्लिक लाइम है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लिक लाइम। जब आप ड्राई स्लिक लाइम, यहाँ पे आपका ड्राई स्लिक लाइम पे आप क्या करते हो, क्लोरीन का एक्शन करवाते हो, क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हो तो आपको मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर और H2O, ठीक है। इसका यूजेस देख लो। इसका यूजेज होता है ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ब्लीचिंग वुड आपको मिलते हैं, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में इसके यूज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर इन केमिकल इंडस्ट्री में। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में भी इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, सो आप चलते हैं अपन बेकिंग सोडा जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो आपने घर में भी आपने यूज़ किया होगा बेकिंग सोडा, अभी उसका आप केमिकल फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसको अदर नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसे हम कहते हैं NaHCO3 इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ये किस तरीके से बनता है, आपको NaCl लेना होता है, H2O लेना पड़ता है और CO2 लेना पड़ता है और NH3 यानी कि आपको अमोनिया लेना पड़ता है, तभी आपको क्या मिल जाएगा NH4Cl, ठीक है, और आपको मिल जाएगा NaHCO3 जो कि है आपका बेकिंग सोडा। ये चीज़ आपको प्रिपरेशन आपको याद रखना है। ये माइल्ड होता है, नॉन कोरोसिव बेस होता है, ठीक है। व्हेन इट इज हीटेड, जब आप यदि NaHCO3 को हीट कर दोगे तो आपको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है। यूजेस क्या होता है आपका बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, यदि आप बेकिंग पाउडर बनाना चाहते हो, बेकिंग सोडा आता है, एक बेकिंग पाउडर होता है, तो बेकिंग पाउडर यदि आप बनाना चाहते हो तो आप बेकिंग सोडा ले लो और टार्टरिक एसिड ले लो, ठीक है, दोनों को मिला दो तो आप बन जाएगा आपका बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ओके, सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर, जब आपको, अब क्या होता है जब बेकिंग पाउडर का क्या करोगे, मिक्स करोगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो CO2 इज प्रोड्यूस, उसमें से क्या होता है CO2 प्रोड्यूस होता है। ये सब लाइनें आपको याद रखने हैं। विच कॉजेज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। आपने देखा होगा कि ब्रेड जब बनाते हो या फिर कोई भी मतलब कुछ बनाते हैं ना, रसगुल्ले या फिर गुलाब जामुन, तो उसमें क्या डालते हैं, बेकिंग पाउडर सब डालते हैं ताकि क्या हो, स्पॉन्जी बने, सॉफ्ट बने, इस तरीके से, इसीलिए, ठीक है। तो एन इंग्रेडिएंट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एंटासिड की तरह भी काम करता है, जो कि आपके एसिड के एक्शन को कम करता है, तो एंटासिड की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। ये फायर एक्सटिंग्यूशर यानी कि आपके आग बुझाने के लिए भी काम आता है, और ये सोडा एसिड के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अब आता है आपका वॉशिंग सोडा जो जिससे आप कपड़ा धोते हो, जो किसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। ये आपको याद रखने हैं। ये कब बनता है, जब आप क्या करोगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे आप सोडियम कार्बोनेट का, और जब आप H2O का 10 मोल लोगे, H2O का कितना मोल लेना है बच्चों, 10 मोल लेना है, तब आपका क्या बनेगा, Na2CO3.10H2O बन जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, किसके, ग्लास सॉप पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है बेकिंग वॉशिंग सोडा का। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स बनता है, एक चीज होता है, तो वो बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, आपके डोमेस्टिक पर्पज जो होते हैं, जैसे आपके कपड़े धोने में भी काम आते हैं आपके वॉशिंग सोडा। फॉर रिमूवल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, आप हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूवल करने के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है परमानेंट रिमूव करने के लिए वो भी काम आता है आपका वॉशिंग सोडा। ओके, अब आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि है इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, यदि जो लोगों का हड्डी टूट जाता है तो उसको एक एक प्लास्टर कर दिया जाता है, तो वही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिसका अदर नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। हेमीहाइड्रेट मतलब यहाँ पे आधा मोल ले रहे हैं हम वाटर का, इसीलिए हम हेमीहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CSO4.12H2O हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इसका ऑन हीटिंग जिप्सम आपको याद रखना है कि CSO4
.2H2 यानी कि वाटर का 2 मोल्स यदि हम 373 केल्विन पर ले रहे हैं तो इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। CSO4 डॉट हाफ H2O ले रहे हो आप, यहाँ पर CSO4 डॉट हाफ H2O ले रहे हो, ठीक है, तो प्लस 1.5 मोल ले रहे हो H2O का, तो क्या बना लेगा CSO4.2H2O, CSO4.2H2O। तो यहाँ पर ये तो बन गया। देखो ये इसका वाइस वर्सा करोगे, यदि आप इसको CSO4.2H2O को 373 केल्विन पर, यहाँ पर 373 केल्विन पर हीट करोगे तो ये बना लेगा CSO4.हाफ H2O और यहाँ पर 1.5 मोल निकल जाएगा। यानी 2 मोल है यहाँ पर, तो 2 मोल तो हेमीहाइड्रेट यानी कि आधा तो चला गया आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, और 1.5 मोल जो बचेगा वो चला जाएगा आपका H2O निकल जाएगा बाहर, ठीक है। यूज क्या होता है, डॉक्टर यूज करते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रैक्चर बोन को जोड़ने के लिए, ओके। फॉर मेकिंग टॉयज बनाने के लिए और डेकोरेशन के सामान बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, घरों में भी लोग लगाते हैं POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब वाटर का क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके से होता है, इसमें फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेजेंट होता है इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट में। देखो जैसे मैं बोलूँ वाटर का क्रिस्टलाइजेशन मतलब CuSO4.5H2O, इसमें 5 वाटर का मॉलिक्यूल्स है यानी 5 मोल्स है वाटर का, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर का। Na2CO3.10H2O में 10 वाटर का मॉलिक्यूल्स है और CuSO4.2H2O में 2 वाटर का मॉलिक्यूल्स है। यही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है वाटर का, वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि 15 मिलीलीटर अपने वाटर लिया, ठीक है, और 10 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब यहाँ पर आपने H2SO4 लिया, ठीक है। इसको दोनों का आपने मिक्स किया एक बीकर में, बीकर मतलब ये इस तरीके से बीकर, ठीक है, बीकर में आपने मिक्स किया। तो आप बताओ कौन सा मेथड आप यूज करोगे, फॉलो करोगे, कौन सा मेथड किस तरीके से फॉलो करोगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था कि आप क्या करोगे, एसिड मिलाओगे वाटर में, ठीक है, वाटर नहीं मिलाओगे एसिड में, तो आप क्या करोगे, एसिड इज टू बी एडेड स्लोली इन वाटर, मतलब धीरे धीरे, ताकि मिक्सचर क्या हो, स्प्लैश्ड ना हो, यानी कि ऊपर ना आ जाए, मतलब या फिर बीकर टूट ना जाए। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब जिसमें से हीट ज़्यादा अमाउंट में इवॉल्व होता है, रिलीज होता है। देयरफॉर कांस्टेंट कूलिंग शुड बी डन, यहाँ पर उसको ठंडा होने देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप एसिड डालते रहोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, हो सकता है आपका बीकर ही टूट जाए, बीकर ही फूट जाए। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, कूलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मेथड। अब जो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहोगे कि आप 15 ml वाटर में आपने 10 ml एसिड मिलाया, तो यहाँ पे वाटर का तो क्वांटिटी क्या है, वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहेंगे, कंसंट्रेशन नहीं कहेंगे, डाइल्यूशन कहेंगे, कि वो जो यहाँ पर ये है कि हमने एसिड को डाइल्यूट किया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द नेम, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आया हुआ है बोर्ड में, चेक कर लेना, 10 ईयर के पेपर में मिल जाएगा आपको। राइट द नेम गिवन टू द बेसेस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, आप एक ऐसे बेस का नेम बताओ जो कि हाईली सॉल्युबल है वाटर में। मैंने क्या बताया था, वो है अल्कली। गिवन एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ इज टूथ डिके, टूथ डिके किस तरीके से आपके पीएच से रिलेटेड है, कि जब भी आपका 5.5 आपका माउथ में जो पीएच है वो कम होने लगेगा उससे, तब आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, इससे किस तरीके से बच सकते हो। लोअर द पीएच मोर विल द टूथ डिके, ठीक है, जिस तरीके से पीएच कम होता रहेगा और आपका टूथ डिके उतना ही बढ़ेगा। तो एसिड रिएक्ट विथ CA3PO4 ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 ट्वाइस के साथ यदि आपका एसिड रिएक्ट करेगा एंड कॉजेज टूथ डिके। जब आप ये भी लिख सकते हो 5.5 से यदि आपका पीएच जो है आपका कम होने लगेगा, इसमें से आपका क्या होगा, कम होने लगेगा, लोअर होने लगेगा आपके माउथ में, तो आप बोलोगे कि टूथ डिके स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इट कैन प्रिवेंटेड बाय ब्रशिंग द टीथ, आप क्या कर सकते हो, आप देखो, आप जब भी खाना खाओ उसके बाद ब्रश करो टीथ को, इस तरीके से अपने टूथ डिके को बचा सकते हो, टूथ को डिके होने से बचा सकते हो। अब यहाँ पे व्हाई डज द बी स्टिंग कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, क्यों बी स्टिंग जो होता है, बी स्टिंग के जो लीव्स होते हैं क्यों इरिटेशन फॉर्म करता है, क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है।
रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ हाउ। जब आप बेकिंग सोडा यदि आप जहाँ पर आपका स्टिंग जो है बे स्टिंग का जो लीव्स है उसमें बे स्टिंग वाले एरिया में यदि आपका क्या होगा बेकिंग सोडा घिस दो या फिर बेकिंग सोडा लगा दो तो किस तरीके से आपको राहत मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो इट इज ड्यू द फॉर्म हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जो है न्यूट्रलाइज कर देता है आपके एसिड को, यानी ये एंटासिड की तरह काम करता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ये एंटासिड की तरह काम करता है। सो दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रलाइजेज द फॉर्मिक एसिड, आपको रिलीफ प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि सोडियम, थर्ड क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज अ बेसिक सॉल्ट, ये एक बेसिक सॉल्ट है। आपको ये जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को, और ये किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो NaHCO3 को इनटू बेकिंग वॉशिंग सोडा में, इसको किस तरीके से वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे ये रिएक्शन देना भूल गया, अभी मैं यहाँ पे आपको पीछे स्क्रॉल करके दिखा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट है सोडियम इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, ये एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ठीक है, जो कि एंड कार्बोनिक एसिड का स्ट्रॉन्ग, देखो अब यहाँ पे सोडियम का जो है हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट वो किस तरीके से बनता है, एक बेसिक सॉल्ट है। तो किस तरीके से बनता है, एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिला के एक सॉल्ट बनेगा, कार्बोनिक एसिड और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और ये कन्वर्ट होगा आपका वॉशिंग सोडा में। इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग फॉलोड बाय द क्रिस्टलाइजेशन। आप जो क्रिस्टलाइजेशन करोगे उसको हीट कर दो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अभी हम दिखाते हैं किस तरीके से वॉशिंग सोडा बनता है। ओके, सो यहाँ पे है वॉशिंग सोडा, तो ये हो गया ना Na2CO3.10H2। ओके, ये इसका मैं ओके, सो NaHCO3 जो है यहाँ पर बच्चों NaHCO3, ठीक है, इसको यदि आप हीट करोगे इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। को किस तरीके से कर सकते हो, इसको हीट यदि करो तो यहाँ पर आपका Na2CO3 यानी कि आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको CO2 भी मिलेगा प्लस में और आपको वाटर भी मिलेगा। ये आप रिएक्शन लिख लेना, यहाँ पे हीट कर रहे हो और किसका कर रहे हो, NaHCO3 का कर रहे हो। ये आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये लिख लेना खुद ही। ठीक है, ये NaHCO3 मैं बता देता हूँ, NaHCO3 को आपको हीट करना है कॉन्टिन्यूसली, तो उसमें क्या होगा, आपको Na2CO3.10H2O मिल जाएगा और आपको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में भी हो गया। तो यहाँ तक मैंने 3 ही आज क्वेश्चन कराए हैं, इसीलिए आप, क्योंकि मैं एक सीरीज लाऊंगा उसमें आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन के बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एक चैप्टर से रिलेटेड कराऊंगा, तो सोच लो कितना सारे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पूरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका, चैप्टर 2 भी खत्म हो गया आपका, चैप्टर 1 भी खत्म हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाकर डाउनलोड कर लेना पूरा PDF नोट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मुझे आप इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी यदि कुछ क्वायरी हो तो वहाँ पे आप मुझे जाके पूछ सकते हो मैथ्स के, @ShankarMisra9897 पे मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।